नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था 2025 में बड़े बदलावों के लिए तैयार रही है। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो रही सबसे अच्छी बात जो खुशी की बात जो है वो ये कि जो भारत विरोधी हैं उनके साथ तो भारत विरोधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 चले गए। अब सवाल है कि अगली बारी किसकी है, तीसरा नंबर किसका लगेगा, ये भी जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन जो 2 गए उनके बारे में ज़रा बात कर लें, और घर के अंदर जो कॉकरोच हैं उनकी सफाई का कैसे संकेत मिल रहा है, कैसे इंडिकेशन मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इन घर के अंदर के कॉकरोचों की सफाई बहुत ज़रूरी है। जब तक ये होगा नहीं, देश का माहौल, देश का वातावरण सुधरेगा नहीं। देश में जो सुरक्षा की भावना है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए इन कॉकरोचों के सफाई की बड़ी ज़रूरत है। तो पहला नंबर है इसमें जो भारत विरोधी ताकतें जिनका सफाया हो रहा है, उसमें अमेरिका के अभी जो राष्ट्रपति हैं, अभी तक जो राष्ट्रपति हैं कहना चाहिए, जो बाइडेन, जिसे आपको याद होगा, आप सभी ने रामायण देखी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, उसके प्रसंग सुने होंगे। रावण ने भेष बदलकर माता सीता का अपहरण किया था, और अपहरण करने के बाद जब वो लक्ष्मण रेखा लांघ गया तब उसने अपना असली रूप दिखाया। उसी तरह से जो बाइडेन पिछले 4 साल से भारत का मित्र होने का दावा कर रहा था, ये दिखावा कर रहा था, और वो आखिरी अपने दौर में जब चुनाव हारने के बाद, मतलब लक्ष्मण रेखा पार कर ली उसने, चुनाव हार गया, मालूम हो गया कि अब जो है मेरा कुछ है नहीं, मुझसे कुछ होगा नहीं। तो आखिरी समय में अमेरिका की व्यवस्था बड़ी अजीब सी है कि चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति इतने लंबे समय तक पद पर बना रहता है। तो उसने राष्ट्रपति पद का उपयोग करते हुए 2 घोर भारत विरोधियों को सम्मानित किया, जॉर्ज सोरोस और हिलेरी क्लिंटन। इन दोनों को सम्मानित करना ये बताता है कि जो बाइडेन का असली रूप क्या था, जो बाइडेन भारत के बारे में क्या सोचता था, और जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति रहते हुए भारत के खिलाफ जो डीप स्टेट काम कर रहा था, जितनी शक्तियां दुनिया भर में और भारत के अंदर जो शक्तियां थी, उनका कितना बड़ा मददगार था। तो 20 जनवरी को जो बाइडेन इतिहास हो जाएंगे। फिर उनका जो पूरा तंत्र बनाया हुआ है भारत विरोधी, वो टूट जाएगा, और वो टूटना शुरू हो चुका है। जिस तरह की नियुक्तियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, उन नियुक्तियों से ही लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। दूसरा, भारत विरोधी घोषित रूप से, आक्रामक रूप से कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इसने आरोप लगाया था अपनी संसद में कि भारत के एजेंट, भारत की एजेंसियां एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या में शामिल थी। ये खालिस्तानियों को पनाह देता है, उनका संरक्षण करता है, उनको सिटीजनशिप देता है, उनको हर तरह की सुविधा देता है, उनकी फंडिंग करता है। ये सब ये लंबे समय से कर रहा है, और इसको गलतफहमी हो गई थी कि ये बहुत बड़ा दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है, भारत जैसे देश को झुका सकता है, क्योंकि उसको भारत का केवल अतीत मालूम था, वर्तमान से उसका पाला नहीं पड़ा था। उसको समझ में नहीं आया था अभी तक कि उसका पाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। ये इन दोनों का अंतर वो कर नहीं पाया, इसलिए भारत से पंगा ले लिया। पहले आरोप लगाया, फिर उसको मजबूरन अपनी ही पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहना पड़ा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और उसके बाद से उसकी पार्टी के अंदर, उसके देश के अंदर, उससे पहले से चल रहा था, उसके बाद से प्रक्रिया तेज हो गई उसके खिलाफ। उसकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थी क्रिस्टिया फ्रीमैन, और वित्त मंत्री भी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मतभेद के चलते और जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से असहमत होते हुए। उसके बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई थी। आखिरकार उसको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। इसी साल जो है कनाडा में प्रधानमंत्री पद का आम चुनाव होने वाला है। जस्टिन ट्रूडो सीट से बाहर हो गया। अब उसकी पार्टी तो उसे उम्मीदवार बनाने वाली नहीं है। सवाल यह है कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो चर्चा में जो नाम सबसे ऊपर है वो क्रिस्टिया फ्रीमैन का ही है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी अभी तक। तो जस्टिन ट्रूडो को आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, आपने खबरों में भी, अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा कि वो मिलने गया था डोनाल्ड ट्रंप से, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अमेरिका के हैं।
तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर अमेरिका जो टैक्स लगाने वाला है, टैरिफ लगाने वाला है, वो नहीं दे पा रहे हो तो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाओ और तुम्हें गवर्नर बना देंगे। इससे ज़्यादा मजाक, इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी सार्वभौम राष्ट्र के प्रधानमंत्री की नहीं हुई होगी। और ये जस्टिन ट्रूडो एक शब्द नहीं बोल पाया। जो भारत पर झूठे आरोप लगा रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा, जिस तरह से उसका अपमान किया, उसके जवाब में कुछ नहीं बोल पाया। न कुछ कर पाने की तो बात ही नहीं है, कर पाने की हैसियत भी नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन उसको लग रहा था कुछ समय पहले तक, जब तक जो बाइडेन पूरी तरह से सत्ता में थे, ताकतवर थे, तब तक लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी करके बचकर निकल सकता है, अमेरिका उसकी मदद के लिए खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे आए, उसको समझ में आ गया कि उसके बुरे दिन जो है अब शुरू हो गए। तो पहले इज्जत गई और अब पद गया, सत्ता गई। ये हुआ जस्टिन ट्रूडो का हाल। तो ये तो जो दो विदेशी ताकतें हैं जो खिलाफ थी भारत के, उनका ये हश्र हुआ है। तीसरा नंबर मुझे लगता है भारत की, अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से, एकता अखंडता की दृष्टि से देखें, तो तीसरा नंबर आना चाहिए मोहम्मद यूनुस, जो कहने को तकनीकी रूप से तो सलाहकार हैं बांग्लादेश सरकार के, लेकिन दरअसल वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत ही जहरीला व्यक्ति है। बांग्लादेश में ऐसे तत्वों को बढ़ा रहा है, बांग्लादेश का इतिहास बदल रहा है, रीराइट कर रहा है हिस्ट्री। जिसने आज़ादी दिलाई उसकी भूमिका ही ख़त्म कर रहा है, और वो आतंकवादियों के हाथ में और ऐसे कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रहा है। दरअसल उन्हीं के लिए लाया गया था, उन्हीं के लिए उसको सत्ता में बिठाया गया था, तो वही खेल कर रहा है। तो वो लगातार कोशिश में है कि किसी तरह से 20 जनवरी से पहले जितना नुकसान भारत को पहुंचा सकते हो और बांग्लादेश में हिंदुओं को पहुंचा सकते हो, उतना पहुंचा लें। तो मुझे लगता है कि शायद 20 जनवरी के बाद इसका नंबर आना चाहिए। आएगा कि नहीं? आएगा ज़रूर। 20 जनवरी के तुरंत बाद आएगा और समय लगेगा, ये पता नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा है, देखिए, बाहर के दुश्मन को तो आप पहचानते हैं कि दुश्मन है। घर में जो दुश्मन होता है वो आस्तीन के सांप की तरह से होता है। अभी 2 दिन पहले फैसला आया है वीर चंदन गुप्ता के बारे में। तिरंगा यात्रा निकालने के कारण उसको शांति दूतों ने उसकी हत्या कर दी। जो लोग उसमें शामिल थे, 28 के 28 को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। तो ये तो एक स्वागत योग्य कदम है ही, लेकिन उसके साथ साथ न्यायाधीश ने अपने फैसले की प्रति होम मिनिस्ट्री को भी भेजी है और अपने फैसले में सवाल उठाया है कि ऐसे तत्वों के बचाव में ये शक्तियां कहां से बड़े बड़े वकील लेकर आ जाती हैं। उसने नाम किसका किसका लिया, किन संस्थाओं का, ये जजमेंट में है, ये कोई ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स, घनघोर भारत विरोधी संस्था जमाते इस्लामी, उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह का जहर फैलाती है। रिहाई मंच, तीस्ता सितलवाड़ का NGO, ये जजमेंट की कॉपी भेजते हुए न्यायाधीश महोदय ने लिखा है होम मिनिस्ट्री को कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, यानी तोते की जान कहाँ पर है। ये सारा खेल पैसे का है, पैसे के आधार पर भारत विरोधी अभियान चलाने का है। जो भी भारत विरोधी है, जो भारत के समाज को तोड़ना चाहता है, जो भारत का विखंडन चाहता है, जो चाहता है कि भारत में अशांति फैले, अराजकता फैले, आंतरिक विद्रोह हो, उन सब तत्वों की मदद के लिए ये शक्तियां कहाँ से आ जाती हैं। इनको डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े वकील कहाँ से अदालत में आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी वकील कर सकता है, स्वतंत्र देश है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आता है, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है। तो होम मिनिस्ट्री से कहा है कि इसकी जांच करानी चाहिए। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दिया था, तो उसके बाद कहा था कि ये जो संस्थाएं हैं इनके बारे में भी जांच होनी चाहिए।
गुजरात सरकार ने एक कमेटी या कमीशन बना दिया था। उसने बताया था कि कैसे कैसे योजना बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए और गुजरात को बदनाम करने के लिए, गुजरात का नाम खराब करने के लिए। किसने पैसे दिए, कहाँ दिए, कितना पैसा दिया, किन लोगों को पैसा दिया गया। तो अब आप देखिए, ये जो इकोसिस्टम है वो पहली बार संकट में आता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है कि 20 जनवरी का इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं तो 8 जनवरी की तारीख है, 12 दिन और बचे हैं। अब 20 जनवरी की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ जो इस तरह के भारत विरोधी आंदोलन चलते हैं भारत के अंदर, उनकी फंडिंग विदेश से होती है और उसमें अमेरिका और यूरोप का बड़ा योगदान होता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद और क्या फैसला होगा, क्या नीतियाँ होंगी, वो सब अलग बात है। इन संस्थाओं को फंडिंग मिलना या तो बिल्कुल रुक जाएगी या इतनी कम हो जाएगी कि इनके लिए इंसेंटिव नहीं रह जाएगा इस तरह का काम करने का। लेकिन इससे ये मत समझिए कि ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। ये लोग कहीं ना कहीं से जो है पैसे का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन सरकार को भी और देश की सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को भी पता होगा कि बाहर से इनको समर्थन नहीं मिलने वाला है। बाहर से इनके सपोर्ट में जो इकोसिस्टम सारा इंतज़ाम करता था, टेलीविज़न चैनल्स पर बहस हो रही है, लेख विदेशों में लिखे जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में चर्चा हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, उन सब पर अंकुश लग जाएगा। तो भारत विरोधी जितने भी तत्व हैं, भारत विरोधी जो संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में और बुरे दिन आने वाले हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इसलिए कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से बहुत से देश परेशान हैं, बहुत सी संस्थाएं परेशान हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ी गहरी निराशा में है इन दिनों, कि भारत के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, भारत के लोगों ने मोदी को सत्ता से नहीं हटाया। उसने जो अभियान चलाया, इतने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया, इतने लोगों को लगाया देश के बाहर से देश के अंदर, वो सब कुछ कर नहीं पाए, सब फेल हो गए। मोदी को सत्ता से हटा नहीं पाए, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो अपने इस सबसे बड़े अभियान में ये ताकतें फेल हो चुकी हैं। अब इनका दूसरा लक्ष्य है कि अशांति पैदा करो, जिससे विकास अवरुद्ध हो। भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ने का मतलब है भारत वैश्विक शक्ति के रूप में और तेज़ी से उभरेगा, उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। ये तत्व ये नहीं चाहते और इनको मालूम है कि जब तक मोदी है तब तक ये होता रहेगा और इस दिशा में काम होता रहेगा। जो 2047 का एजेंडा, विजन पेश किया है नरेंद्र मोदी ने, इन लोगों के लिए लग रहा है कि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा वो है। 2047 में भारत को विकसित देश बनाना, दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनाने का जो लक्ष्य है, आज के समय में कितने आपके पास सैनिक हैं, कितने आपके पास हथियार हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है। और इसका कोई प्रमाण आपको चाहिए तो चीन को देख लीजिए। चीन जो अलग अलग देशों की बाह मरोड़ता है, वो अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर। उसकी सैन्य शक्ति के बारे में तो किसी को जो है कोई बहुत भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि कितनी है, क्योंकि उसने किसी के साथ युद्ध किया नहीं है। 62 का भारत का युद्ध जो है वो एक तरफा था। भारत की सेना को अपनी पूरी ताकत से लड़ने ही नहीं दिया गया। अब बताइए, इतने बड़े युद्ध में जितने इतने हज़ार वर्ग किलोमीटर ज़मीन चली गई दुश्मन देश के कब्जे में, उसमें भारत की फ़ौज को वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया गया, जबकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वायुसेना का इस्तेमाल करना। लेकिन अब वो अतीत की बात हो गई। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, उसमें भारत की आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करने, भारत के आर्थिक विकास को रोकने के हर संभव प्रयास होंगे। ये बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आती है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी ताकतें हैं जिनको राष्ट्रवादी ताकतें पसंद नहीं हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग लीडर पसंद नहीं है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद झेला है। इसकी तकलीफ से वो खुद गुजरे हैं, तो इसका दंश, इसका दर्द वो समझते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के आने से इतना बड़ा हड़कंप है
पूरी दुनिया की राजनीति बदलने वाली है। भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ने वाली है। मोदी का कद और ज़्यादा बड़ा होने वाला है और देश के अंदर जो दुश्मन हैं और देश के बाहर जो भारत के दुश्मन हैं, उनके बुरे दिन आने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।